शरत चंद्र जी की कहानी प्रकाश और छाया भाग दूसरा। कलकत्ते में ऐसे भी हैं जो पड़ोसियों के साथ घुल मिल कर रहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो दीवार के पार घट रही घटना से कोई सरोकार नहीं रखते। पड़ोस की जानकारी रखने वालों के अनुसार बीए पास होने पर भी यज्ञदत्त एक आवारा लड़का है, जिसका प्रमाण उसका जवान एवं बेगानी लड़की सुरमा को अपने पास रखना है। पड़ोसियों की इस फब्ती को ये दोनों यज्ञदत्त और सुरमा सुनते तो उनकी सोच और दूषित मनोवृत्ति पर हंस देते। कोई आदमी अच्छा हो अथवा बुरा, उसके घर में पड़ोसियों विशेषतः स्त्रियों का कभी न कभी आना निश्चित ही है। यज्ञदत्त के घर आने वाली स्त्रियां भी प्रायः सुरमा से पूछती, तुम यज्ञदत्त पर विवाह करने का दबाव क्यों नहीं डालती? सुरमा बोली, क्या आपकी दृष्टि में कोई अच्छी लड़की है? सुरमा से हिली मिली स्त्रियां यह सुनकर हंस देती। वे मन ही मन कहती, तुम्हारे रूप सौंदर्य के भोग से तृप्त इस पुरुष को कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता ही क्या है? सुरमा कहती, विधाता ने इनके लिए भी तो कोई न कोई लड़की बनाई होगी। इसी के साथ वह गर्व और गौरव से अभिभूत हो उठती। एक दिन दोपहर में सुरमा यज्ञदत्त से बोली, भैया तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कराई हूँ। चलो अच्छा हुआ, एक चिंता तो मिटी। अच्छा कुछ विवरण तो पता चले। सुरमा बोली, लड़की सामने वाले मोहल्ले की है। यज्ञदत्त, क्या ब्राह्मण का नाता कायस्थ परिवार से जोड़ोगी? सुरमा, क्या ब्राह्मण कायस्थ के यहाँ जीमते नहीं है? सुना है कि लड़की की माँ वहाँ रसोई बनाने का धंधा करती थी। लड़की काफ़ी अच्छी बताई जाती है, एक बार देख तो लो, क्या पता तुम्हें जच जाए और फिर बात आगे बढ़ाई जा सके। क्या मैं ऐसा गया गुजरा हूँ जो मेरे लिए केवल भिखारने और मजदूरनियाँ ही रह गई हैं? सुरमा बोली, भिखारनों को आश्रय देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अच्छा अब क्या कहती हो? यही, एक बार जाकर देख लो और यदि सचमुच पसंद आ जाए तो मुझे सच सच बता देना, कुछ छुपाना नहीं। यज्ञदत्त, मुझे तो लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। सुरमा, एक बार देख तो लो, फिर मुँह से ऐसी बात नहीं निकालोगे। इसके बाद छाया ने यज्ञदत्त के बाल संवारे, खुशबू लगाई और खूब अच्छी तरह सजाया। यज्ञदत्त ने दर्पण में अपने आप को देखा तो चकित होकर सोचने लगा कि क्या सचमुच ये मैं ही हूँ? वह बनावटी क्रोध से बोला, छाया यह तुम मेरे साथ कुछ जाती कर रही हो। छाया बोली, चलो जाती ही सही, तुम देखने तो जाओ। यज्ञदत्त लड़की देखने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। उसने मार्ग में एक अपने मित्र को भी यह कहकर अपने साथ ले लिया, चलो मित्र परिवार में जलपान करना है। मित्र ने पूछा, अरे क्या कहना चाहते हो? यज्ञदत्त बोला, उनके यहाँ किसी एक भिखारिन की लड़की है, उसके साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव आया है। मित्र ने कहा, तुम्हें वहाँ जाने की राय किसने दे दी? यज्ञदत्त बोला, अरे छाया के सिवा और कौन मुझे इस प्रकार विवश कर सकता है। इस प्रकार अपने मित्र के साथ बातचीत करता हुआ यज्ञदत्त मित्र परिवार में जा पहुंचा। कई बार की धुली साड़ी पहने लड़की कारपेट के आसन पर बैठी थी। साड़ी इतनी पुरानी थी कि उसके धागे छितरने को मचल रहे थे। उसने अपने हाथों में बिल्लौरी चूड़ियाँ और सोने का पानी जड़े कंगन पहन रखे थे। सिर पर चुपड़े तेल से माथा लथपथ हो गया था। ऊंचा बांधा हुआ जूड़ा एकदम बेढंगा लग रहा था। उसे देखकर दोनों मित्रों की हंसी निकल गई। यज्ञदत्त ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अपनी बड़ी और काली आंखों को यज्ञदत्त के चेहरे पर टिकाकर लड़की बोली, मेरा नाम प्रत्नु है। यज्ञदत्त के मित्र ने चुटकी लेते हुए उसके कान में कहा, भैया जरा तसल्ली कर ले कि लड़की ही है ना, किसी लड़के ने तो लड़की के बस नहीं पहन रखे। यज्ञदत्त ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है? मित्र ने कंधे से धक्का देते हुए यज्ञदत्त से कहा, सोचते क्या हो, जल्दी से हाँ कर दो और भागकर पिंड छुड़ाओ। लो फिर अभी लो, अभी अभी मत करो, मुझसे नहीं लड़की से बात करो। तुम्हारी क्या राय है? मित्र के चुप रहने पर यज्ञदत्त ने लड़की से सवाल पूछा, क्या कुछ पढ़ी लिखी हो? लड़की का स्पष्ट उत्तर था, नहीं। यज्ञदत्त ने मन ही मन कहा, चलो यह भी ठीक है। फिर उसने पूछा, क्या कामकाज करना जानती हो? प्रत्नु ने हाँ में सिर हिलाया। साथ खड़ी नौकरानी ने खुलासा करते हुए कहा, बाबूजी कामकाज में तो इतनी निपुण है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। रसोई पकाने, परोसने और घर के दूसरे काम धंधों को निपटाने में अपनी माँ से भी आगे निकल गई है। शांत इतनी मानो इसके मुंह में जीभ ही नहीं हो।
यज्ञदत्त बोला। यह तो दिख ही रहा है। अच्छा, क्या तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं। माँ भी चल बसी? हाँ। यज्ञदत्त ने उस गूंगी लड़की को रुआसा होते हुए देखा तो सहानुभूति से द्रवित होकर पूछा, तो क्या इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है? नहीं। क्या हमारे घर चलोगी? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। इतने में लड़की ने खिड़की में से झांकती और आग बरसाती दो आंखों को देखा तो एकदम डर से कांपते हुए रुख बदल दिया और बोली, नहीं। यज्ञदत्त के बाहर आने पर मित्र साहब ने पूछा, लड़की कैसी लगी? अच्छी है। तो क्या विवाह का मुहूर्त निकलवाया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई कठोर हृदय पिता अपने 12-13 वर्ष के बेटे से उसके अत्यंत रोचक और प्रिय उपन्यास को छीनकर छुपा ले तो बालक उस अधूरे उपन्यास को पूरा पढ़े बिना ना रह पाने के कारण उसे ढूंढने के लिए घर का कोना कोना छान मारता है। उसके ना मिलने पर अशांत और व्यथित ही नहीं रहता, अपितु किसी पर अपना क्रोध प्रकट करने को भी आतुर रहता है। ठीक इसी प्रकार सुरमा ने यज्ञदत्त को लड़की देखने के लिए भेज तो दिया, किंतु अब वह उसके लिए बुरी तरह झटपटाने लगी। वह अपना क्रोध सोफा, मेज, कुर्सी, पलंग और कमरा तथा कमरे में रखी पुस्तकें, वस्त्रों आदि पर उतारने लगी। कभी एक वस्तु को उलटती पलटती तो कभी दूसरी वस्तु को, कभी एक स्थान पर कुर्सी पर बैठती तो कभी दूसरे स्थान पर सोफे पर जा बैठती, कभी खिड़की के पास जा खड़ी होती तो कभी जंगले को पकड़कर कुछ सोचने लग जाती। इसी बीच यज्ञदत्त घर लौट आया तो छाया ने पूछा, हाँ तो प्रकाश जी क्या कराए? प्रकाश की चुप्पी और गंभीर चेहरे को देखकर छाया ने पूछा, क्यों, लड़की पसंद नहीं आई? हाँ, पसंद आई। तो फिर विवाह का मुहूर्त कब का निकला है? सुरमा ने जानना चाहा। शायद इसी महीने। सुरमा भीतर से बुझ सी गई, इसलिए यज्ञदत्त के समीप आकर उसने अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के रूप में कोई हुड़दंग नहीं मचाया। बड़ी गंभीर मुद्रा में सुरमा ने यज्ञदत्त से कहा, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ ना। यह भी अजीब बात है कि अब तक मैं झूठ बोल रहा था। यदि तुमने सच न बताया तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। सच बताओ, क्या लड़की पसंद आई? कहा तो है हाँ। सुरमा के लिए आगे बात कर पाना संभव नहीं हो सका। जिस प्रकार डांट फटकार के शिकार बने बच्चे कुछ भी मुंह से बक देते हैं, उसी प्रकार निराश सुरमा ने क्रुद्ध मुद्रा में कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानती थी। अपनी चिंता में लीन यज्ञदत्त यह सोच ही न सका कि सुरमा ने क्या कहा और उसके कहने का क्या उद्देश्य है। थोड़ी देर बाद सुरमा को विचार आया कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसे यह आशा कदापि नहीं थी कि प्रतनु यज्ञदत्त को पसंद आ जाएगी और विवाह की बात भी पक्की हो जाएगी। इस विचार से सुरमा दिन भर परेशान रही। 2 दिन के बाद सुरमा की मानसिक स्थिति को भांपते हुए यज्ञदत्त ने कहा, सुनो, मेरा विवाह ना करना ही ठीक होगा। सगाई पक्की कराने पर इनकार कैसे किया जा सकता है? मैंने कुछ भी पक्का नहीं किया है। एक असहाय एवं दुखी लड़की को आश्वासन देकर मुकरना महापाप है। तुम्हें तो उस लड़की का उद्धार करना है। यज्ञदत्त को उस दिन लड़की की आंखों में व्याप्त दीनता और विवशता का स्मरण हो आया, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। फिर भी वह सोच विचार में डूब गया। सबसे अधिक चिंता उसे सुरमा की थी। जिस प्रकार बरसात में घर घर में फैले पतंगों से लोग परेशान हो उठते हैं, उसी प्रकार यज्ञदत्त भी सुरमा के भविष्य की चिंता से परेशान हो उठा। वह इसे तो न जान सका कि सुरमा अपने मन की व्यथा को अपने मुंह पर क्यों नहीं लाती, किंतु इतना निश्चित था कि सुरमा को यज्ञदत्त के विवाह से अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा था, जिसका आभास उसके चेहरे को देखते ही मिल जाता था। यज्ञदत्त विवाह करके बहू को घर ले आया। सुरमा ने हृदय से बहू का स्वागत किया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। अपने सारे आभूषण उसे पहना दिए और कीमती कपड़े उसके बक्से में रख दिए। उदास और चिंतित मुद्रा में आई सुरमा को पूरे दिन बहू को सजाते देखकर यज्ञदत्त परेशान हो उठा। वस्तुतः नींद में कैसा भी भयंकर सपना क्यों न देखा जा सके, जागृत अवस्था में तो ऐसा कुछ नहीं करते बनता। यदि मनुष्य ऐसी अनादिकाल चेष्टा करता भी है
तो भी स्वयं इस सोच अथवा भ्रम का शिकार हो जाता है कि क्या वह सचमुच सो रहा है अथवा जाग रहा है। कभी तो अपने को चूटी काटकर सत्य की परख कर लेता है। दोनों प्रकाश और छाया ऐसी स्थिति के शिकार हो गए हैं अथवा वे सब कुछ इस प्रकार करते आ रहे थे मानो वे स्वयं करता ना होकर किसी यंत्र द्वारा परिचालित हों। एक दिन यज्ञदत्त ने सुरमा को अपने कमरे में बुलाया और उससे बोला, छाया। हाँ बोलो प्रकाश भैया। बहन, बहुत दिनों से तुम मेरे पास नहीं बैठी, थोड़ा मेरे समीप आओ। सुरमा ने थोड़ी देर यज्ञदत्त की ओर देखा, फिर किसी भूली बात के याद आ जाने की मुद्रा में बोली, अरे बहू तो कब की वहाँ अकेली बैठी होगी। यह कहती हुई सुरमा यज्ञदत्त के सामने से भाग खड़ी हुई। यज्ञदत्त को सुरमा का व्यवहार ऐसा लगा मानो क्रोधावेश में उसने अकारण उस निरपराध लड़की के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया हो और फिर लड़की ने किसी प्रकार रोष आक्रोश न दिखाकर उसे क्षमा कर दिया हो अथवा दूसरा गाल आगे कर दिया हो। यज्ञदत्त अपने अपराध के लिए अपेक्षित दंड न पाने से परेशान तथा दुखी हो उठा। यज्ञदत्त के चाहने और ना चाहने की परवाह न करते हुए सुरमा रात में गहनों और कपड़ों से बहू को सजाकर यज्ञदत्त के कमरे में ले आती और उसके सामने बहू को बिठा भी देती। इतना ही नहीं, अभी तो वह स्वयं बाहर चली जाती और बाहर से दरवाजे पर ताला जड़ देती। यज्ञदत्त गाल पर हाथ रखे बैठा रहता। लड़की अधिक सयानी न होने पर भी रात में एक कमरे में स्त्री और पुरुष के अकेले होने का अर्थ समझ जाती थी। भगवान ने इतनी बुद्धि सबको दे रखी है, इसलिए शायद वह स्वामी द्वारा पहल किए जाने की आशा से रात भर जागती रहती। विवाह के 7-8 दिन बाद यज्ञदत्त सुरमा से बोला, मैं वर्धमान बुआ को दिखाने के लिए बहू को लिए जा रहा हूँ। यज्ञदत्त की बुआ का घर दामोदर नदी के दूसरे किनारे पर बस गए गांव में है। वहां पहुंचकर यज्ञदत्त बुआ से बोला, बुआ जी बहू लाया हूँ। बुआ प्रसन्न होकर बोली, वाह बेटे, विवाह कर लिया, चलो अच्छा किया, जुग जुग जियो, भाग्यशाली हो जो चंदा सी बहू पा गए हो। अब सुख से अपनी गृहस्थी चलाओ। मुझे सुखी गृहस्थी बनाने के लिए ही तो सुरमा ने मेरा विवाह रचाया है। अच्छा, यह सब सुरमा के प्रयास का फल है? हाँ, है तो सब उसी का किया धरा, किंतु अपना भाग्य अच्छा न होने से मैं इसके साथ रह नहीं सकता। आश्चर्यचकित हुई बुआ ने पूछा, क्यों बेटे, ऐसा क्या हो गया? यज्ञदत्त ने कहा, बुआ, मेरा गण नर है और बहू का गण राक्षस। दोनों के एक साथ रहने का परिणाम दोनों की मृत्यु होगा। घबराई हुई बोली, ऐसी लड़की से विवाह ही क्यों किया? यज्ञदत्त बोला, गलती हो गई, हड़बड़ी में इन सब बातों पर विचार नहीं किया। अब मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। हर महीने 50 रुपये भेज दिया करूँगा। इस राशि से काम चल जाना चाहिए। काम तो मज़े से चल जाएगा। इस छोटे से गांव में खर्च ही कितना है, कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु सोचती हूँ कि बहुत सुंदर सुशील है, बड़ी आयु की भी है। क्या कोई शांति उपाय करके दोष का निवारण नहीं किया जा सकता? यज्ञदत्त बोला, ठीक याद दिलाया, मैं भट्टाचार्य से बात करूँगा और फिर तुम्हें पूरी बात लिख भेजूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगी। शाम को यज्ञदत्त ने बहू को बुलाकर कहा, तुम्हें अब यहाँ बुआ जी के पास रहना होगा। प्रतनु ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। तुम्हें जब कभी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे लिख भेजना। प्रतनु बोली, अच्छा। यज्ञदत्त ने पूछा, क्या तुम पत्र लिखना जानती हो? नहीं। तो फिर मुझे अपनी किसी आवश्यकता से कैसे सूचित करोगी? प्रतनु बिना कुछ बोले पति के चेहरे की तरफ देखती रही और यज्ञदत्त न जाने क्या सोचकर लौट आया। बुआ के घर प्रतनु सुबह सवेरे उठती है, कामकाज करने लगती है। खाली बैठना उसके स्वभाव में नहीं है। थोड़े ही दिनों में वह बुआ की चहेती बन गई। प्रतनु को अपनी कोख की न होने पर भी बुआ उसे अपनी बेटी समझने लगी। प्रतनु बहुत सारे गहने अपने साथ लाई है, जिन्हें देखने के लिए गांव की स्त्रियां आती रहती हैं। कोई पूछती है, क्या ये गहने तुम्हें मायके से मिले हैं अथवा ससुराल से मिले हैं? मेरे माँ बाप तो हैं ही नहीं, मुझे तो सारे गहने ननद जी से मिले हैं। समान आयु की 2 स्त्रियां अधिक घुल मिल जाने पर पूछती हैं, तुम्हारी ननद शायद धनी होने के साथ खुले दिल वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं। क्या सारे गहने उनके अपने हैं? हाँ।
क्या वह खुद गहने नहीं पहनती? नहीं, विधवा होने के कारण वह नहीं पहन पाती। उनकी आयु कितनी होगी? मेरे से थोड़ी ही बड़ी हैं। उन्होंने ही अपने भैया का जबरदस्ती मुझसे विवाह कराया है। तुम्हारा पति अपने बहन के बस में लगता है। हाँ, उस सती लक्ष्मी का सब पर प्रभाव है।